हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMA JEE नीट टारगेट। आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में 2017 बिहार बोर्ड में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक इमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो आप लोग आज लोग हिंदी मीडियम होंगे उनको तो टेंशन ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम है वो भी टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश हिंदी सब आपको देखते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा ऑक्साइड है जो मेटल की तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो याद रखिएगा, नॉन मेटल जिसमें जो ग्रुप डी के एलिमेंट्स होते हैं मीन्स क्रोमियम का ऑक्साइड, यह धातु की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। और बेरवादार मतलब एमरफस सॉलिड होता है, और एमरफस सॉलिड में किसको कहते हैं लोग, जो ट्रू सॉलिड ना हो उसको हम लोग फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं लोग। तो देखिए ग्रेफाइट आपको पता है कि एक अच्छा सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है। उसके बाद क्वार्ट्ज ग्लास ये नहीं होता है, जिसमें जितना प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक टाइप का जितना भी हो गया सब का सब क्या होता है, एमरफस सॉलिड होता है। जैसे पॉलीमर हो गया, फाइबर हो गया, सिल्क हो गया, टोटल्स क्या होंगे, एमरफस सॉलिड होंगे। प्लस साथ ही साथ एक ग्लास होता है जो भी क्या होता है, एमरफस सॉलिड होता है। क्लियर है। निम्नलिखित जलीय घोल में कौन किसका क्वथनांक मतलब अधिकतम होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे बनेगा। याद नहीं करना है, बना बना कर देखना है। 0.1 m दिया हुआ है और किसका है, NaOH का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब NaOH में पहले इसका नंबर निकालिए। तो NaOH को हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है, Na प्लस में प्लस OH माइनस में, मीन्स कितना नंबर आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ जो भी होगा इसमें क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 0.1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो कितना हो जाएगा, 0.2 m हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, 0.1 m 1.0 m, सॉरी यहाँ भी 1.0 दिया हुआ है तो यहाँ 2.0 आ जाएगा। यहाँ कह रहा है 1.0 m Na2SO4 है, तो इसको हम Na2SO4 को तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है, 2Na प्लस SO4 2 माइनस में। और जिसको नहीं पता है उसके लिए ऐसे ट्रिक देखिएगा लो, दे यहाँ जो होता है यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मानेंगे लो, और यहाँ कितना है 2, तो इसके सर पे डाल देंगे लो, और इसके सर पे डाल देंगे लो। पहले वाला प्लस लिखना है, दूसरा को माइनस लिख देना है। तो यहाँ से हमारे कितना मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 1 मिला, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब 0.1 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कितना आ जाएगा, 3.0 m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का C नंबर ऑप्शन है 1.0 m NH4NO3। जब इसको आप तोड़िएगा तो कैसे टूटता है, NH4 प्लस में प्लस NO3 माइनस में। थोड़ा सा रेडिकल याद रखिएगा क्योंकि यह यहाँ से ब्रेक करता है, पहला पे प्लस और दूसरा पे माइनस। तो यहाँ देखिए पूरा एक काउंट करेंगे लो, इस पूरा को एक काउंट करेंगे, 1 और 1 2 हो गया। तो 1.0 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 2.0 m हो गया। डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, डी नंबर ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 1.0 m KNO3 है। तो यहाँ से भी तोड़िएगा तो एक n मिलेगा और एक k मिलेगा, तो 1 और 1 2, तो 1.0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.0 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ देखिए हम लोग का कर है किसका अधिकतम होगा। तो एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, जिसका कंसंट्रेशन जितना ही ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, सब चीज़ ज़्यादा ही होता है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा होता है। मीन्स हम लोग पढ़े तो लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड्स करता है, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है। तो क्या हम लोग डालेंगे लोग उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना डालें हम लोग इससे इसको फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए 2.0 m है, यहाँ 3.0 है, यहाँ 2.0 है, यहाँ भी 2.0, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक घोल जिसका प्रसारण दाब इतना केल्विन पर इतना दिया हुआ है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं लोग। इसमें हमें दिया क्या है जी, टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया है 300 केल्विन,
और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू दे दिए हुए 0.0821 atm। निकालने के लिए क्या कर रहा है, सी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं लोग, वी नो। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आप लोग बताया था 13 CR, ऐसे याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू 13 CR, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो सी इक्वल टू क्या जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो पाई अपॉन टी आर। अब आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ जो दिया हुआ इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो जो यहाँ दिया हुआ मतलब इसी के फॉर्म में रख देंगे, तो इसके फॉर्म में कितना 0.0821 atm लीटर पर मोल पर कैलोरी, और इसको कीजिएगा तो 0.0831 बार भी होता है, 8.314 जूल भी होता है, अप्रॉक्स 2 कैलोरी भी होता है, और 8.31 इंटू 10⁻³ +3 पास्कल भी होता है, या फिर लिख सकते हैं लोग 22.4/273 atm लीटर पर मोल पर कैलोरी। तो आप जो चाहे वो रख सकते हैं, हम इसको रखने वाले हैं बिकॉज इससे आसानी से यह कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 0.0821 अपन टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, उसके बाद से क्या हो जाएगा 0.0821, नहीं इससे हमारा कट गया, मीन्स 1 अपन कितना हो गया 300 हो गया, क्लियर है। तो अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आता है कितना 0.003 आता है, क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट देंगे तो 0 हो गया। आइए आपको दिखाई देते हैं, एक पॉइंट देंगे तो 0 आ गया, फिर 0 दिए तो 0 आ गया, फिर 0 देंगे तब ना 0 होगा। अब 3 तरीका 9 होता है, 9 9 9 9 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन तो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अब मैच कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सही कर देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HCl H2O के स्थिरांकिक मिश्रण में होगा, जिसमें इसको स्थिरांकिक मिश्रण मीन्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका याद रखिए एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, सभी सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट होता है, और HCl H2O में HCl का जो परसेंटेज होता है 20.2% होता है। इसमें दिक्कत हुआ तो कमेंट्स कीजिएगा, लो इसका चार्ट है हमारे पास, हम उसको आपका सेंड कर देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जो भी किसी को पर्सनल लिखो तो व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चलता है उस पर पर्सनली कुछ भी बात कर सकते हैं। आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम प्लस एक एप्स है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्स के लिए आपको हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको फैसिलिटी यह मिलेगा कि सभी PDF मिल जाएगा, प्लस नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास पहुँच जाएगा, उसमें टेस्ट भी अवेलेबल होगा, डेली बाय डेली आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, जिसमें याद रखिएगा 1F बराबर होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। इससे एक ऑब्जेक्टिव आपका कभी भी फिक्स है कि बन जाएगा। यह बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के, और बराबर हो जाएगा जिसमें इक्विवेलेंट वेट लीजिएगा तब डिपेंड्स करता है कि कौन सा गैस है। क्लोरीन होगा तो 11.2 लीटर होगा, तो यह क्लोरीन हो या H हो दोनों के लिए सेम होगा, और ऑक्सीजन होगा तो 5.6 लीटर होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तो एक आपका ऑब्जेक्टिव कंफर्म है कि बन जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट को हमारा कह रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। अब कोई वस्तु है जिसमें यहाँ देखिए क्या होता है, परमाणु भार से उसको तो कोई मतलब नहीं। अब सोडियम मान लीजिए है, वह उसका एटॉमिक वेट कितना है 23 होता है, तो उसका रेट इस पर थोड़ी डिपेंड करेगा, रेट तो उस पर डिपेंड करेगा जो उसमें रिएक्ट करे, भाग लेता हो, ठीक है। तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कर रहा है समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट भी यहाँ मेंशन नहीं किया जाता है, और मोलेकुलर वेट से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, परमाणु भार मोलेकुलर भार में कोई अंतर ही नहीं होता है। और नेक्स्ट है सक्रिय भार, एक्टिव मास जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लोग, और इसी पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड्स करता है, क्लियर है। तो आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आंख बंद करके एक्टिव मास को टिक आउट कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा सही होता है, देखिए T½ के लिए ऐसे आपको याद रख लीजिएगा लो 1/A⁻n - 1 होता है,
अब आपसे पूछा जाएगा, जितना भी पूछा जाए वो एन का मान रख लीजिए। इसमें हमसे भी पूछ रहा है टी हाफ किसके लिए, एन इक्वल टू 0 के लिए, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ 0। तो 1/a के पर कितना हो जाएगा, 0 - 1 मीन्स ये क्या हो गया, टी हाफ 1/a के पर -1 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रटना नहीं है, नहीं तो ठटिएगा नहीं यार, रटिएगा तो भाग दिएगा, एग्जाम में तो बनेगा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक मीन्स कैटालिस्ट एक वस्तु होता है। तो आपको पता है कैटालिस्ट क्या होता है, जस्ट लाइक अगुआ बिचौनिया की तरह होता है, जो रिएक्शन के रेट को तो चेंज करता है, बढ़ाता या घटाता है, उसमें भाग नहीं लेता है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, प्रतिक्रिया के ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा प्रदान करता है, प्रतिक्रिया के साम्य स्थिरांक परिवर्तन करता है, उत्पाद के साम्य स्थिरांक को बढ़ता है, साम्य प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। तो कौन आपका हो जाएगा इसमें, जिसमें परिवर्तन आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसका काम है कि क्या करना है, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि सल्फाइड एस्को का सामान्यतः डैश 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 से संकेंद्रित किया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन किया जाता है। तो सल्फाइड ओर्स का हम लोग कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मतलब फेन उत्प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल कौन है। अब त्रिभाषमिक किसको कहिएगा जी, अरे इसके लिए अब आपको टेंशन होता है कि सब में तो 3 हम लोग जानते हैं। बेसिक किसको कहते हैं, भाषमिक मतलब बेसिसिटी। तो हम लोग बेसिसिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ डोनर। कोई भी एसिड कितना H+ को डोनेट कर रहा है वही इसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो एसिड अभी हम लोग का दिया हुआ है वो कितना H+ को डोनेट कर रहता है। तो ऐसे तो नॉर्मल सा पहचान होता है, किसी भी एसिड में जितना H+ होता है उतना वो डोनेट कर सकता है लेकिन लेकिन यहाँ टेंशन क्या है कि सबके पास 3 H है, तो फिर यहाँ तो टेंशन हो जाएगा। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, H3PO4 है, H3PO4 है, और फिर क्या है, H3PO4 है। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन से नहीं निकालते हैं लोग, ऑक्सीजन से इसका बेसिसिटी निकालेंगे लोग। ठीक है कि जितना ऑक्सीजन होगा उसमें से एक कम कर देना है, 4 है, एक कम कर देना है, इसका कितना हो जाएगा बेसिसिटी 3। यहाँ कितना होगा, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो इसमें 3 है, एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 है, एक कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 है तो चारों का चारों क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, निकल जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए इसका ट्रिक से याद रखिएगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या से नहीं निकालेंगे लोग, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या से निकालेंगे लोग। जितना ऑक्सीजन का संख्या होगा उसमें से एक कम कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट फास्फोरस P4, जिसमें आप P4 दिया हुआ है। तो P4 में कौन गलत है, तो सबसे पहले P4 का स्ट्रक्चर बनाना है। P4 का स्ट्रक्चर जब भी बनाना होगा पतंग याद रखना है, काइट। अभी क्या करेगा, ऐसे हम लोग और फिर यहाँ से बीच में बनाते हैं। ऐसा सर क्यों होता है, P1 क्यों नहीं बनाते या फिर डबल क्यों नहीं बनाते हैं, बिकॉज P और P के बीच में डबल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है। तो हम लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ से पहला ऑप्शन आपको देखना है, PP सिंगल बॉन्ड की संख्या 6 होता है। देखिए यहाँ से इसको देखिए, एक ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे 2 गो हो गया, फिर यहाँ से निकालिएगा 3 गो हो गया, फिर यहाँ से 4 गो हो गया, फिर यहाँ से निकालेंगे तो 5 गो हो गया, और एक यहाँ भी तो है, इसको निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो PP बॉन्ड की संख्या तो 6 गो होता है, जो कि सही है। दूसरा कह रहा है 4 गो है, यार 6 गो जब होगा तो 4 गो तो होगा नहीं, यानी कि सिंपल सा है कि गलत है। 4 लोन पेयर होते हैं। तो देखिए सही फास्फोरस के पास तो एक लोन पेयर तो अभी है, क्योंकि लोन पेयर तो किसी को दिया नहीं है, तो 4 गो लोन पेयर भी सही है। और नेक्स्ट कर रहे हैं PP बॉन्ड का जो बीच का एंगल होता है 60 डिग्री। देखिए यहाँ आपको तो दिखाई दे रहा है कि समकोण त्रिभुज तो बन ही रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री में होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अरे जिसमें डी ब्लॉक का जब भी बात आएगा तो इसका याद रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, n-1 डी 1 से 10 ns 0 1 और 2, मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सर अभी तक तो हमने जीरो किसी को देखा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एगो एलिमेंट्स है प्लेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है और इसमें डी में 10 होता है और 4s में 0 होता है। एक यही एलिमेंट्स है 5s में, यहाँ 4d होता है जिसमें क्या होता है 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिसमें s में 0 होते हैं। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी, n-1 डी, यह हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए लोग। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है उसका बाह्यतम विन्यास क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। डाइपोल मोमेंट का यहाँ हमसे पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट मीन्स म्यू, म्यू का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं, √n/n+2b है। अब आपको पता है कि जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका म्यू का भी वैल्यू ज़्यादा ही होगा। और जहाँ n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n हमें क्या बताएंगे जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो ये बताइए सबसे पहले इसमें किस में आता है, डी में मान लीजिए 5 है, मीन्स इसमें कितना अनपेयर्ड होगा। तो हम लोग हुन्स रूल क्या कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरने हैं, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। इसका n का वैल्यू 5, ये टोटल अनपेयर हो गया। दूसरा में कह रहा है कि डी का वैल्यू 2 है, तो इसमें जब डी का वैल्यू 2 वाला का निकालेंगे हम लोग तो इसमें 2 अनपेयर्ड मिलेगा, यानी कि इसका n का वैल्यू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कह रहा है कि डी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, एक एक पहले भर देंगे लो और फिर से पेयरिंग कर देंगे लो। तो यहाँ हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट मैंने कह रहा है कि d इक्वल टू कितना 9 है, तो d में जब 9 भरेंगे लो तो हमारे कितना हो जाएगा, सिंगल 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 फिर पेयरिंग। तो n इक्वल टू अनपेयर्ड कितना है, 1 है। तो n का वैल्यू अनपेयर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, जब n का वैल्यू 5 रह रहा है। जितना ही n का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हमारा कौन जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कह रहा है K3CrOX के होल थ्राइस में Cr का उपसर्ग संयोजन मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछ रहा है। तो K3CrOX के होल 3 इसका Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यह याद होना चाहिए कि OX किस टाइप का लिगेंड होता है। तो OX बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड लिगेंड हम लोग कैसे करेंगे, अगर नहीं याद है तो आपको इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। OX का फुल फॉर्म क्या होता है जी, ऑक्जेलेट। अब 2 गो माइनस है, दोनों का दोनों M के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ Cr है। तो इसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मीन्स एक OX 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 3 गो OX है तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 6, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। रटना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है, बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे लोग बिना रटे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस में कोबाल्ट के प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसमें यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है जी, En वैल्यू। प्रभावी परमाणु क्रमांक मीन्स En वैल्यू क्या होगा। ठीक है, En वैल्यू का आप ऐसे याद करेंगे, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें ऐसे फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस En वैल्यू मीन्स क्या होना है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद जितना उसके पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके सेंट्रल एटम के पास, वो उसका En वैल्यू कहलाता है। तो सबसे पहले हमें इस कोबाल्ट का निकालना है। तो कोबाल्ट के लिए आपको क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है CO, उसके बाद से En होल ट्वाइस Cl2 और इस पर प्लस चार्ज हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 पे -2 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी एक हमको और प्लेस चाहिए ओवरऑल, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा।
कहते हमें क्या करना है, ऐसे आपको बताए थे हमको 2 रुपया बचा के लाना है। ठीक है, यहाँ जो होगा मान लीजिए कि बचा के लाना है, तो हमें कितना चाहिए, सॉरी 1 रुपया हमको बचा के लाना है, तो और खर्च कितना करना है 2 रुपया, तो कितना पैसा लेकर के जाएंगे लोग, 3 रुपये ही लेके जाएंगे लोग, क्योंकि माइनस वाला को मान लेना है कि खर्च करना है, प्लस वाला मतलब बचा करके यहाँ जो दिया हुआ चार्ज जो भी प्लस हो या माइनस यानी कि बचा करके लाना है, और यहाँ हमको कितना चाहिए वो लिख लेना है। क्लियर है। तो मान लिया हमें 6 माइनस 2 रुपये खर्च करना था, 3 रुपये लेके जाएंगे तभी 1 रुपये बचा करके लाएंगे लोग। और नहीं तो आप ऐसे एक्स मान के भी बना सकते हैं, एक्स प्लस ई एन का 0 होता है तो 0 प्लस एक्स सी एल का -1 होता है तो 2 के लिए 2, और यहाँ +1 है तो +1। हमें देखिए 2 में करेंगे तो -2 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्लियर है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, अरे ई एन का कोऑर्डिनेशन नंबर, एक ई एन अभी तो वो क्या होता है, ई एन का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं लोग, CH2 और NH2, इथाइलिन डायमीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी देखिए एक यहाँ लोन पेयर होता है, एक यहाँ लोन पेयर होता है, 2 गो ये भी कोऑर्डिनेट बन बनाता है। तो ये बाइडेंटर लिगेंड होगा तो एक ई एन 2 तो 2 गो लिगेंड 4 गो बना देगा। ये मोनोडेंटर लिगेंड होते हैं, ये आपको भी पता है, तो ये गो देगा तो 2 गो 2 दे देगा तो 4 और 2 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, अब ई एन वैल्यू लोग आराम से निकाल लेंगे लोग। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना घटा देना है, और यहाँ जो भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें 2 से गुना करके जोड़ देना है। तो 24 में से 3 गया तो कितना आ गया, 27 में से 3 गया तो 24, 24 में 12 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए जिसमें हम लोग क्या लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपको इसका फॉर्मूला याद होगा तो इसको हम ग्रिग्नार्ड किसको कहते हैं लोग, RMGX को। और यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ग्रिग्नार्ड यानी कि हमको RMGX बनाना है, तो मैग्नीशियम के साथ और क्या मिलाना होगा, तो यहाँ R है यहाँ X है, यानी कि हमको R और X और चाहिए, मीन्स अल्काइल लेड चाहिए। तो देखिए अल्काइल लेड कहाँ मिल रहा है, C2H5 इसी में मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग किया जाता है। तो देखिए तीनों का तीनों क्या होता है, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए होता है। जिसमें सबसे पहले CH3 CH हो गया, H हो गया, OH हो गया। क्लियर है। इसका आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा, इन नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो यह क्या बनेगा CH3 COO और एल्डिहाइड बन जाएगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा और इसका आप ऑक्सीडेशन कराइएगा तो यह कीटोन बन जाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल होगा, सर जी अल्कोहल का डिग्री कैसे निकालते हैं नहीं पता है, टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको बताएंगे। इसका नॉर्मली सर नो ऑक्सीडेशन, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन कॉपर के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन बन जाते हैं। अब अल्कोहल का डिग्री कैसे निकालते हैं, देखिए या OH हो गया, किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का जो डिग्री होगा इसका भी वही डिग्री होगा। और इस कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं, यह जितने साइड कार्बन से जुड़ा होगा इसका डिग्री वही होगा। देखिए कितने साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। यह देखिए यह जो कार्बन है एक और एक 2 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा। यह जो कार्बन है एक साइड 2 साइड 3 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह 3 डिग्री। तो यह 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो अब यहाँ देख करने क्या है आपको, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1 डिग्री मतलब कि हम लोग इससे अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे लो तो उसका होगा ही नहीं, तो ऐसे भी हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट करें लोकस रीजन टेस्ट द्वारा, तो लोकस रीजन टेस्ट से भी हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल होगा प्लस 2 डिग्री अल्कोहल होगा और 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो और लोकस रीजेंट इसमें डालिएगा। लोकस रीजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें डालिएगा तो देखा गया है कि यह 30 मिनट के बाद PPT देता है,
मतलब कि 30 मिनट के बाद से कलर चेंज देगा, टर्बिडिटी देगा, ठीक है। यह अप्रॉक्स 10 मिनट के बाद देता है और यह इंस्टेंटली दे देते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सर टर्बिडिटी मीन्स क्या होता है। टर्बिडिटी मीन्स ये होगा जिसमें सपोर्टेड मान लीजिए अल्कोहल है, इसमें जैसे ही लोकल सिलेंट डालिएगा तो ये क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाते हैं। और जैसे ही यहाँ बनता है तो इसमें कलर आ जाता है। और एल्काइल क्लोराइड को बनने का जो प्रोसेस होता है तो कलर आता है। कलर के आने के कारण से हम इसको टर्बिडिटी के नाम से जानते हैं लोग। क्लियर है। ऐसे कह सकते हैं टर्बिडिटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ से कहिएगा सर लोकल सीजन टेस्ट जो हम लोग अल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे अलग करेंगे लोग। तो 1 डिग्री अल्कोहल लोकल सीजन टेस्ट के साथ 30 मिनट के बाद एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, 2 डिग्री 10 मिनट के बाद करता है और 3 डिग्री तुरंत ही कर जाता है। मतलब यह कॉमनली बता रहे हैं, यह मतलब एक्चुअल में केवल ही नहीं होता है, बहुत कुछ और भी होता है, ठीक है। यहाँ मेन फैक्टर होता है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट हमें कर रहा है विक्टर मियर टेस्ट क्या होता है। तो विक्टर मियर जो टेस्ट होता है ये देखिए सबसे पहले क्या करेगा, CH3 मान लिया C हो गया, H हो गया, H हो गया और OH हो गया। क्लियर है। तो इसका रिएक्शन आप पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, P+I2 के साथ करा देंगे लोग। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH H और यहाँ क्या हो जाएगा, I आगे बन जाएगा। फिर इसका रिएक्शन किसे करा देंगे लोग, AgNO3 के साथ, AgNO2 के साथ। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH और यहाँ NO2 आकर के जुड़ जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे लोग, HON+1O के साथ। तो यहाँ वाला जो स्टेप है ना इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें से और इसमें से मिलाकर के वाटर बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ हो गया, तो इससे हम लोग दोनों में से H निकाल देंगे लोग, यहाँ से OH निकाल देंगे लोग। तो जब बच क्या जाएगा, CH3C यहाँ देखिए 2 गो बॉन्ड खाली हो रहा था, डबल बॉन्ड N और OH हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा NO2। नेक्स्ट क्या होता है नहीं, यह 2 गो मेथड मतलब कि 2 गो प्रोसेस सबके लिए सेम होता है। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा जी, यहाँ लास्ट में बताते हैं H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ डायरेक्ट आ रहे हैं, यह NO2 हो गया। फिर इसका भी रिएक्शन इसी के साथ कराएंगे लोग। यह दोनों मतलब यहाँ तक ले प्रोसेस तीनों के लिए सेम होता है, यहाँ पर लास्ट वाला प्रोसेस केवल चेंज होता है। तो अब यहाँ देखें हम लोग फिर से वाटर बाहर निकलना है, तो यहाँ से हम लोग केवल क्या मिलेगा H, तो इस बार यहाँ से हम लोग OH को हटाएंगे लोग। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3C CH3 हो जाएगा, NO2 और यहाँ से क्या आ जाएगा NO आकर के जुड़ जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या आ जाएगा CH3 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 और यहाँ से क्या होगा NO2। जब इसके हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे लोग, तो देखिए अब यहाँ तो H है ही नहीं इसके पास, तो यहाँ से रिएक्शन ही नहीं क्योंकि वाटर नहीं बाहर निकल, यानी कि नो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ दे ऐसे नहीं बताते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, इसका RBC याद रखना, मतलब जैसे ही रिएक्शन करता है इसका कलर रेड होता है, इसका कलर ब्लू होता है और यह कलरलेस हो जाता है। आपको याद करने का ट्रिक क्या आता है RBC, जिसमें विक्टर मियर टेस्ट क्या होता है तो फिर से बता देंगे, किसी डिग्री का अल्कोहल लो सबसे पहले P+I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे लो तो आयोडीन आगे जुड़ जाएगा, AgNO2 के साथ कराएंगे लो तो यह बन जाएगा। उसके बाद NHONO के साथ रिएक्शन कराना है और तीनों में पानी बाहर निकालने की कोशिश करना है। यहाँ से पहले जो मिल जाएगा उसको लेना है, बाद में यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो 1 डिग्री में 2 H मिलेगा तो यहाँ से केवल O लेके चलेंगे, यहाँ से केवल एक ही OH मिलेगा तो यहाँ से OH लेके चलेंगे लोग, और यहाँ कुछ भी लेके चलेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकले तो नो रिएक्शन नहीं होता। तो पहला क्या लिखेंगे लोग, 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है प्रेसिपिटेट, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू प्रेसिपिटेट देता है और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस हो, मतलब रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस तरह से भी हम लोग अलग अलग इसको कर सकते हैं। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सभी के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। इथाइल एसीटेट का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इथाइल एसीटेट का फार्मूला क्या था, CH3 C11O और C2H5।
इसका रिएक्शन किससे कराना है, CH3 MgBr के साथ। अरे MgBr के साथ Mg4 मेटल के साथ जब भी कार्बन आता है तो निगेटिव चार्ज इस पर आता है, तो यह कहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ, बिकॉज यहाँ डेल प्लस है, यहाँ डेल माइनस है। क्लियर है। तो यहाँ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यह बॉन्ड टूटता है और फिर जुड़ जाता है और यहाँ से OET बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा बॉन्ड क्या जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है। प्लस यहाँ से बाहर का निकल गया C2H5O माइनस MgBr। अब इसका फिर से हम लोग CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे लोग, क्योंकि एल्कोहल हमसे पूछ रहा है, तो यानी कि अभी हम लोग एक बार और रिएक्शन करेंगे, फिर से इसको देंगे लोग और इस बार इसको तोड़ देंगे लोग। तो क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस MgBr और यहाँ एक और CH3 आकर के जुड़ जाएगा। और इसका जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा H3O प्लस के साथ में, तो यह MgBr हट जाएगा, यहाँ से भी MgBr हट जाएगा और आकर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो COH हो जाएगा, यहाँ से भी COH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा प्लस C2H5OH। हाइड्रोलाइसिस में जब भी आपको करना होता है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, खाली जहाँ माइनस चार्ज दिखाई दे आपको वहाँ H प्लस को ला करके जोड़ देना है। तो अब यहाँ देखिए आपको क्या हो गया, इसके अभी उन्होंने डिग्री निकालना सिखाया था, एक साइड, दो साइड, तीन साइड कार्बन जुड़ा है, नहीं 3 डिग्री, और इसी से OH जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, या तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। लेकिन हमको इथाइल एसीटेट का बताना है, तो इसमें बनता है क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों बनता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट यह माना जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री और 1 डिग्री दिया रहता है तो वो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ अम्ल कोई नहीं बनता, इसलिए हम लोग उसको नहीं मारेंगे, 1 डिग्री प्लस अम्ल को। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप तो आपको याद होगा, C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं लोग। तो C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप, और में इस कार्बन के हाइब्रिडेशन पूछ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर है तो हम लोग निकाल लेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है तो 3 हो गया, और 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, sp2 करते हैं लोग। तो इसका तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये तो आपको मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छा से डिस्कस किए थे, रोजेनमंड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, ये सब वहाँ देखे थे लोग, तो एक बार देख लीजिएगा 2018 वाला, उसमें ये सब चीज़ आपको मिला हुआ है। तो हमारा इसमें आंसर कौन हो जाएगा, रोजेनमंड रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया देता है, ये भी कैनिजारो वहाँ बताए हुए हैं कि जिसके पास अल्फा H नहीं होता है वही कैनिजारो रिएक्शन होता है, मतलब HCH हो जाएगा। दिक्कत होगा तो 2018 वाला पूरा फुल वीडियो देखिएगा, आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम है, अरे ऐसे एमीन का जब भी मतलब कि बेसिसिटी पूछा जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर, तो गैसियस फेज में 3 डिग्री नाइट्रोजन, फिर होता है 2 डिग्री नाइट्रोजन, उसके बाद 1 डिग्री नाइट्रोजन होता है, तब NH3 होता है। ठीक है। वहीं सॉल्वेंट फेज में कहा जाएगा, तो पहले 2 डिग्री नाइट्रोजन होता है, फिर 1 डिग्री होता है, और फिर 3 डिग्री होता है, देन NH3 होता है। मतलब गैस और सॉल्वेंट में दोनों अलग अलग होता है, लेकिन एक्सेप्शन है इन केस ऑफ इथाइल। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या जाता है, 2 डिग्री नाइट्रोजन, फिर 3 डिग्री नाइट्रोजन होता है, फिर 1 डिग्री नाइट्रोजन होता है, देन NH3 होता है। इथाइल को छोड़कर बाकी कुछ भी होगा तो ऊपर वाला का रूल को फॉलो करेंगे लोग सॉल्वेंट में, और इथाइल होगा तो इसको फॉलो करेंगे लोग। मतलब ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए 21, इसके लिए ट्रिक होता है 21-30, और यहाँ 23-10। इथाइल के केस में 23-10 आएगा, और बाकी किसी के लिए 21-30 आता है। क्लियर। तो हमारा यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, दे सबसे पहला क्या हमें क्या कर रहे हैं कि ये तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के कभी तो आएगा नहीं, वो सबसे लास्ट में ही रहेगा। दूसरा में 3 डिग्री है, और यहाँ 2 डिग्री। इथाइल का अगर बात करेंगे तो यहाँ ये नहीं दिया हुआ किस फेज में बात करना है, सॉल्वेंट है गैसियस, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 डिग्री, यहाँ तो यानी कि 3 या 3 में से कोई सही हो सकता है।
तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। इथाइल है तो सॉल्वेंट में दिया रहता है तो क्या दिया था 3 डिग्री, तो 2 के बाद 1 है जो कि सही नहीं होगा क्योंकि मिथाइल के लिए सही होता है। तो यहाँ दिए 2 के बाद यहाँ भी 1 है, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ये भी मिथाइल के लिए ही सही होते हैं। तो अब सिंपल से हम लोग किस में बात करेंगे लोग, गैसियस फेज में। गैसियस फेज में क्या होता है 3 2 1 फिर 0, तो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, मतलब और सॉल्वेंट के बाद करता है तो 2 के बाद 3 डिग्री दिया होता है, 2 के बाद 3 डिग्री कहीं नहीं दिया हुआ है इन दोनों में से किसी में, तो इसीलिए यह हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन और एसिटल्डिहाइड दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, जब बेंजीन के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे लोग NH2, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनिलीन कहते हैं लोग। और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जब C डबल बॉन्ड O हो और एक साइड कार्बन हो और एक साइड H हो, इसी को हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो ये दोनों का रिएक्शन का ट्रिक होता है कि इन दोनों को मिलाना है और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है। क्या हो जाएगा CH3 C और H डबल बॉन्ड N, और यहाँ से क्या हो जाएगा आकर के हो जाएगा, इसी के नाम का होता है एस चिप्स बेस, एस चिप बेस। ठीक है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है। तो सबसे मीठा शुगर कौन मिलेगा, फ्रुक्टोज मिल जाएगा। एंजाइम क्या होता है तो आपको पता है कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है। और नेचुरल जो रबर होता है ये किसका पॉलीमर होता है जी, तो नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का पॉलीमर्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यह आइसोप्रीन का होता है और टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है, मतलब मेडिसिन है। ठीक है, तो अब यहाँ आपको देखना है सबसे पहले टाइफाइड में क्या हम लोग यूज करते हैं। सॉरी, यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए एनिलीन वाला तब आपको समझ में आएगा जो कि अभी बनाए हुए हैं। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन होगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। और एंजाइम एक प्रोटीन होता है और नेचुरल रबर एक आइसोप्रीन का पॉलीमर्स होता है। और नेक्स्ट हमारा टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला कौन सा मेडिसिन है, तो देखिए सबसे पहला जो है पेनिसिलिन, यह एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो जनरल सी बैक्टीरिया होता है। क्लोरोफेनिकल जो होता है यह टाइफाइड के लिए होता है। प्लस इन्फेक्शन के मतलब कि हमारा हैंड इन्फेक्शन हो गया, बॉडी आँख के हो गया, कान हो गया, इस सब के इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया होता है उस सब को मारने के लिए होता है। स्किन एक्सपेंशन के लिए इसका भी यूज किया जाता है। क्लियर है। और उसके बाद है कि मतलब टाइफाइड अभी हमसे पूछ रहा था, आंसर तो इसका ही होगा। और भी इसका यूज बता रहे ताकि आगे क्वेश्चन है तो बना लें। टेट्रामाइसिन है, तो टेट्रामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक होता है जिसको हम लोग यूज बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है किस टाइप के बैक्टीरिया को मारता है जी, तो सूखा हुआ बैक्टीरिया जो होता है जिसमें संक्रमण टाइप का हो गया, आँख का अगर ऐसी हो गया बैक्टीरिया होगा लो, या फिर हमारे पेट से रिलेटेड कोई बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लोग। और सल्फाडाइजिन जो होता है जस्ट लाइक याद नहीं, खुजली के लिए यूज किया जाता है, जिसमें खुजली हो या फिर जलन कहीं भी हो रहा हो या फिर स्किन में कहीं कोई कलर में चेंज हो रहा है, जिसमें देखते हैं चकटे चकटे लाल लाल होना है, तो इस सब के लिए हम लोग दर्द या बेचैनी के लिए हम लोग सल्फाडाइजिन मेडिसिन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा आप लोगों का लगा हुआ है। इन रियलिटी बहुत मज़े से हम लोग पढ़े भी हैं लोग, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए देख रहे हैं लोग। तो ओके, थैंक्स, हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।